हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स विशेषांक सीरीज़ में। करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम कुछ नए अलग अलग वस्तुओं को जो कि आपकी परीक्षा के संदर्भ से ज़रूरी हैं उनका अध्ययन करते हैं। इसी कड़ी में आज हम आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को लेकर यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना एक बड़ी विषय वस्तु है। यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा इसे मई के महीने में प्रस्तुत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न के रूप में इसे देखा गया है। इसे 5 अलग अलग पिलर्स के रूप में स्थापित करने की बात कही गई। इसे 5 पिलर्स बताए गए हैं जो कि आपके आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए ज़रूरी हैं। तो हम समझेंगे ये 5 पिलर कौन से हैं। साथ ही यहाँ पर वित्त मंत्री के द्वारा 5 अलग अलग चरणों में उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के तहत की जाने वाली घोषणाओं को वहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो हम वहाँ पर इन्हें एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात हम ये भी देखेंगे कि आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना में सबसे जो महत्वपूर्ण पहलू हैं, इन घोषणाओं का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पर भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उद्योग, सेवा या MSME सेक्टर्स के अंतर्गत यहाँ पर किस तरीके से इसे प्रभावित करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्तमान स्वरूपों को भी देखेंगे, समस्याओं को भी देखेंगे और उससे संदर्भित उपायों को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की यह संकल्पना किन परिप्रेक्ष्यों में यहाँ पर आई है। तो अगर आपको पता होगा कि भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के तौर पर परिवर्तित करना है और उसका सपना तभी पूरा हो सकता है जब वहाँ पर आप इसे सही तरीके से, एक योजनाबद्ध तरीके से इस पर काम किया जाए। वर्तमान समय में कोरोना वायरस के कारण यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था लॉकडाउन के दौर से गुजर रही है, जिसके कारण हर प्रकार के वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं यहाँ पर कार्य काफ़ी स्तर पर बंद चल रहे हैं। किस तरीके से अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान करनी है, लोगों के हाथों में कहीं न कहीं इनकम या पैसे को किस तरीके से लेकर आना है, उद्योगों के लिए किस तरीके से मांग डेवलपमेंट करनी है, इसी के आधार पर और साथ ही अपनी जनसंख्या का किस तरीके से उपयोग करना है, इसको लेकर उन्होंने 5 पिलर को लेकर एक अपनी कह सकते हैं अपनी रणनीति को रखा है। ये 5 पिलर यहाँ पर थे आपके। एक तो भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी था। अर्थव्यवस्था को किस तरीके से विकास के दौर में लेकर आया जाए, उसके लिए क्या रणनीतियाँ होनी चाहिए। विकास देखिए क्या होता है कि समटाइम यहाँ पर आपको नंबर सिस्टम के थ्रू चलती है, 1 2 3 4 करके। प्रधानमंत्री का कहना है, सरकार का कहना है कि वो इसे एक क्वांटम जंप के रूप में देखा चाहते हैं। अर्थात यहाँ पर 1 2 4 के बजाय यहाँ पर सीधे 2 4 8 16 और 32 के संदर्भ में इसे डेवलप होने देखना चाहते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए दूसरे पिलर के रूप में एक ऐसा आधुनिक संरचना तंत्र तैयार होना चाहिए जिसके माध्यम से विकास की प्रक्रिया को गति प्रदान हो सके। तीसरे तौर पर उन्होंने सिस्टम को कहा। सिस्टम में उन्होंने कहा कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी ड्रिवन एक सिस्टम का, एक प्रणाली का विकास किया जाना चाहिए जहाँ पर चीज़ों का संचालन करना आसान हो, एक दूसरे के से जुड़े होना और नीतियों का कार्यपालन कर जानकारियों का साझाकरण तीव्र गति से हो सके। चौथे पिलर के रूप में वहाँ पर उन्होंने डेमोग्राफी को बताया। डेमोग्राफी वर्तमान समय में भारतीय एक बड़ा कह सकते हैं सबसे बड़े लोकतंत्र, एक डेमोक्रेसी है और हमारी जो डेमोग्राफी है एक वाइब्रेंट डेमोग्राफी है जिसका लाभ जो होता है तभी मिल सकता है जब आप इसका समुचित उपयोग कर सकें। और अंतिम और 5वें पिलर के रूप में उन्होंने डिमांड को रखा है। कहा कि अर्थव्यवस्था मांग और सप्लाई पर चलती है। वर्तमान समय में हमारे पास एक बड़ी जनसंख्या है और उसके द्वारा एक बड़ी मांग प्रस्तुत की जा रही है और ये मांग किसी एक क्षेत्र विशेष में नहीं है बल्कि सभी पक्षों में है। इसलिए हमें मांग और आपूर्ति का इस चक्र को पूर्ण तरीके से यहाँ पर उपयोग करना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर एक आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को प्रधानमंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके बाद वित्त मंत्री सीतारमण जी के द्वारा यहाँ पर इसे 5 चरणों में इसके संदर्भित पैकेज यहाँ पर लाए गए हैं। जैसा कि आप पोस्टर देख रहे होंगे, यहाँ पर जो आपको एक डेट दिख रही है 13/5/2020 जो और भाग 1 MSME सहित व्यवसाय। तो हम यहाँ पर 5 अलग अलग वीडियोस में यहाँ पर हर एक सेक्टर के अंतर्गत हर एक भाग में जो भी चीज़ें डेवलप की गई हैं, जिस भी क्षेत्र से संबंधित योजनाएं लेकर आई गई हैं और उनका एक डिटेल से अध्ययन करेंगे। 5 पिलर के पश्चात 5 वीडियो इसके आएंगे और 6ठा वीडियो आएगा जहां पर हम पूरी योजना को पढ़ने के पश्चात उसका मूल्यांकन करके मैं आपको बताऊंगा कि ये आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ से कितनी सार्थक है।
इसका कितना उपयोग है, इसमें क्या समस्याएं रह गई हैं और हम इसका कैसे इसमें सुधार कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना में पहले चरण को पढ़ेंगे, जिसमें एमएसएमई सेक्टर पर काफ़ी ध्यान दिया गया है, साथ ही गरीब वर्गों पर ध्यान दिया गया है। तो उन लोगों के लिए किस तरीके से इस योजनाएं लेकर आई गई हैं, तो उन्हीं को हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर अगर आप इस पोस्टर को देखते हैं तो यहाँ पर गृहिणी भी हैं, एमएसएमई सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, ऊर्जा सेक्टर है जहाँ पर यह व्यक्ति ऊपर यहाँ पर बिजली के जो टावर हैं, साथ ही वहाँ पर अलग अलग चीज़ों का निर्माण कार्य है इंडस्ट्री के संदर्भ में, और यहाँ पर शोध इत्यादि के संदर्भ में कुछ यहाँ पर चीज़ें डेवलपमेंट की जा रही हैं, कुछ कार्य किए जा रहे हैं, कुछ यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर इन सेक्टर्स में किस तरीके से काम किया जाएगा, यहाँ पर प्रधानमंत्री का इसको लेकर क्या विज़न है और यहाँ पर इसका क्या लाभ होगा। तो देखिए, जो प्रधानमंत्री का जो विज़न है यहाँ पर पूर्णतः स्पष्ट करता हुआ, सबसे पहले आत्मनिर्भर भारत का ये जो अभियान एक किया गया है, जैसा मैंने कहा, ये 5 अर्थव्यवस्थाएं 5 स्तंभों पर आधारित हैं। इसको मैंने आपको डिटेलिंग पहले ही कर दी है। अर्थव्यवस्था इकोनॉमी, अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रणाली यानी सिस्टम, युवा आबादी अर्थात डेमोग्राफी और डिमांड। ये 5 इनके विज़न है जिसके आधार पर वो इकोनॉमी को डेवलप करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के इस विजन में आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 20 लाख करोड़ रुपए का विशेष आर्थिक पैकेज घोषित किए जाने की बात की है, जो कि भारत के जीडीपी का 10% हिस्सा है। इसको ध्यान रखिएगा, कितने प्रतिशत है? 10% है। यहाँ पर इसके अंतर्गत इस पैकेज में कुटीर उद्योग, एमएसएमई, श्रमिकों, मध्यम वर्ग, उद्योगों के लिए विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करना है। साथ ही सभी सेक्टरों में साहसिक सुधारों को देश आत्मनिर्भरता की ओर किस तरीके बढ़ेगा, इसको लागू करना है। और सबसे लास्ट में आत्मनिर्भर भारत के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ स्वदेशी उत्पादों का गर्व से प्रचार करना और उन्हें वैश्विक स्तर पर यहाँ पर बनाए रखने की बात करते हैं। तो अगर हम बात करें आत्मनिर्भर भारत है कैसा, तो सबसे पहली चीज़ कि हम यहाँ पर किन किन क्षेत्र में काम करेंगे, उन्होंने इसके बारे में बताया। कितना यहाँ पर इसके लिए पैकेज दिया जाएगा, उसको बताया है। जीडीपी के अनुसार ये कितना है, उसके बारे में बताया है। इसके बाद फिर कुछ विशेष क्षेत्रों का उन्होंने वर्णन किया है कि यहाँ पर हमें ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिए हमें साहसिक सुधार करने होंगे, अर्थात कुछ नए तरीके के डेवलपमेंट, कुछ नए तरीके के रिफॉर्म्स लाने हैं। और सबसे ज़रूरी पहली आत्मनिर्भरता के लिए कि हम अपने ही स्वयं के उत्पादों का निर्माण करें, प्रचार करें और उसे वैश्विक स्तर पर पहुँचाएँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो मेन पॉइंट है, पहली चीज़, इस पैकेज के अंतर्गत 1,70,000 लाख करोड़ रुपए, 1.70 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज दिया गया है गरीबों को। किसके अंतर्गत? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत। तो यहाँ पर योजना का नाम ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 1.70 लाख करोड़ का पैकेज यहाँ राहत के तौर पर दिया गया है। स्वास्थ्य कर्मियों को 50 लाख रुपए का बीमा कवर दिया गया है। वर्तमान समय में कोरोना के कारण यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मियों को सबसे ज़्यादा समस्याओं का एक सामना करना पड़ रहा है। उनके इलाज के दौरान लगातार वहाँ पर उनके संपर्क में रहना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर 50 लाख रुपए का बीमा कवर है। 80 करोड़ गरीब परिवारों को 3 महीने तक 5 किलोग्राम गेहूं, चावल और 1 किलोग्राम दाल यहाँ पर मुफ्त दी जाएगी। ठीक है, 80 करोड़ गरीब परिवारों को 3 महीने तक गेहूं, चावल और दाल, 5 किलो गेहूं, चावल और 1 किलोग्राम दाल यहाँ पर दी जाएगी। साथ ही यहाँ पर 20 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों को 3 महीने तक 500 रुपये मिलेंगे। महिला कौन सी हैं? जनधन खाता धारकों को मिलेगा। कितना मिलेगा? 3 महीने तक मिलेगा और 500 रुपये प्रति माह मिलेगा। इसके अतिरिक्त 8 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। कितने? 8 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर। इसके अतिरिक्त 13.62 करोड़ गरीब परिवारों को यहाँ पर मनरेगा मजदूरी जो है वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 182 से 202 रुपए। तो इनको ध्यान रखें, मनरेगा के तहत मजदूरी को 202 रुपए यहाँ पर कर दिया गया है। तो ये भी समटाइम आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त 3 करोड़ गरीब वरिष्ठ नागरिकों, गरीब विधवाओं और गरीब दिव्यांगों को 1,000 रुपए की
अनुग्रह राशि दी जाएगी। किनको मिलेगा? वरिष्ठ नागरिकों को, गरीब विधवाओं को, गरीब दिव्यांग को, सभी गरीबों के अंतर्गत ऐसे 3 करोड़ लोगों को 1000 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। तो यहाँ पर हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज 1 के अंतर्गत ये सारी घोषणाएं हैं। दूसरा यहाँ पर है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज 2 के अंतर्गत भी कुछ घोषणाएं हैं। जैसे 8.7 करोड़ किसानों को यहाँ पर 2,000 रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे। कितना? 8.7 करोड़ किसानों को 2,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त भवन निर्माण और विनिर्माण श्रमिक कल्याण कोष का इस्तेमाल करने की इजाजत, ताकि श्रमिकों को यहाँ पर राहत प्रदान की जाए। तो यहाँ पर एक कोष है जिसका क्या नाम है? भवन निर्माण और विनिर्माण श्रमिक कल्याण कोष, जिसका प्रयोग अब किया जाएगा श्रमिकों को यहाँ पर उनको राहत प्रदान करने के लिए। यहाँ पर ऐसे व्यवसाय में जहाँ 100 से कम श्रमिक हैं, 15,000 रुपए से कम वेतन वाले श्रमिकों को पीएफ खाते में अगले 3 महीने तक मासिक वेतन का 24% जमा किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी उनका प्रोविडेंट फंड बनता है वो 24% उनके खाते में जमा किए जाएंगे। कब तक? 3 महीने तक। कैसे श्रमिकों को? ऐसी कंपनियां जहां पर 100 से कम श्रमिक हैं और उनको 15,000 से कम वेतन मिलता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, कर्मचारी भविष्य निधि में ईपीएफ के अंतर्गत जो कहते हैं पंजीकृत 5 करोड़ कर्मचारियों को उनके खातों में की जो राशि है वो 75% गैर वापसी योग्य अग्रिम या 3 महीने का वेतन के रूप में जो भी कम होगा वो दिया जाएगा। तो ईपीएफ के अंतर्गत व्यवसाय यहाँ पर कर्मचारियों को कुछ पैसे प्रोवाइड कराए जाएंगे जो कि गैर वापसी हैं, अर्थात उनको वापस नहीं करना है, या फिर ये जो 75% जैसा भी होगा, चाहे वो वहाँ पर उनके खातों में गैर अग्रिम योग्य कर राशि होगी या फिर यहाँ पर 3 महीने का वेतन होगा जो भी कम है। इसके अतिरिक्त 6.85 करोड़ परिवारों की सहायता कर रहे स्वयं सहायता समूहों के लिए बिना गारंटी वाले ऋण की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 20 लाख रुपए कर दी गई है सीमा। किसके लिए? स्वयं सहायता समूहों के लिए। कैसी स्वयं सहायता समूह के लिए? जो आपके गरीब करोड़ यहाँ पर परिवारों की यहाँ पर मदद कर रहे हैं, उनको यहाँ पर बिना गारंटी, कोई गारंटी भी नहीं लेगी सरकार, और आपको 20 लाख का वहाँ पर कह सकते हैं कि पैकेज यहाँ पर देगी, यहाँ पर आपको ऋण देगी। इसके अतिरिक्त जिला खनिज कोष का इस्तेमाल किया जाएगा। किसके लिए? चिकित्सा परीक्षण, स्क्रीनिंग जैसी सुविधाओं की पूर्ति के लिए। तो जिला खनिज कोष, यहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत फैक्चुअलिटीज़ हैं, कई सारे क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसीलिए हम यहाँ पर डिटेल से पढ़ रहे हैं ताकि यहाँ पर आपको कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। आप 2 बार 3 बार इनको कैटेगराइज, इसलिए कैटेगरी वाइज यहाँ पर घोषणाएं की गई हैं, इसलिए भी हमें इनको यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है ताकि हमें कोई क्वेश्चन वहाँ पर गलत ना हो। चलिए देखते हैं। तो जिला खनिज कोष किसके लिए है? इसका इस्तेमाल चिकित्सा परीक्षण और स्क्रीनिंग की सुविधाओं के लिए किया जाएगा। अन्य उपायों के अंतर्गत यहाँ पर कुछ आरबीआई के द्वारा उपाय किए गए हैं। तो आरबीआई के द्वारा जो उपाय हैं अब हम उनको पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान से यहाँ पर देखते हैं। देखिए, आरबीआई ने राज्यों के अर्थोपाय ऋण में 60% की वृद्धि की है और ओवरड्राफ्ट की अवधि की सीमा भी बढ़ा दी है। तो यहाँ पर आरबीआई जो है राज्यों को अर्थोपाय अग्रिम के रूप में, अर्थात जो है अग्रिम पैसा होता है कि आप समस्याप्रद हैं, आपको जो पैसा चाहिए, वहाँ पर आरबीआई कितना दे रही है? 60%। अर्थोपाय ऋण में 60% की वृद्धि कर दी है और ओवरड्राफ्ट अर्थात उनको जितना अकाउंट, जितनी राशि का अकाउंट को प्राप्त है उससे ज़्यादा की उनको सुविधा वहाँ पर दे दी गई है। अर्थात मान लीजिए अगर उनको 5 लाख का अकाउंट था, आरबीआई के द्वारा उनको 5 लाख प्रोवाइड कराए जाते थे, तो वहाँ पर अब वो चाहें तो 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख भी ले सकते हैं। ओवरड्राफ्ट उनको दे दिया गया, उनकी सीमा बढ़ा दी गई है। इसके अतिरिक्त 5 लाख रुपए तक के सभी लंबित आय कर रिफंड जारी किए जाएंगे, जिसमें करीब 14 लाख करदाताओं को तत्काल लाभ मिलेगा। तो जो भी रिफंड आपका था वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। और इसके अलावा सभी लंबित रिफंड और ड्रॉबैक दावों के लिए विशेष रिफंड और ड्रॉबैक्स निपटान अभियान है। तो एक ये अभियान ध्यान रखिएगा, किसके लिए? विशेष रिफंड और ड्रॉबैक निपटान अभियान। किसके लिए? लंबित रिफंड और ड्रॉबैक दावों के लिए है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर 18,000 करोड़ रुपए रिफंड दिया जाएगा और आपात स्थिति स्वास्थ्य प्रतिक्रिया पैकेज के तौर पर 15,000 करोड़ रुपए की मंजूरी। आपात स्थिति स्वास्थ्य प्रतिक्रिया पैकेज के तहत 15,000 करोड़ रुपए की यहाँ पर राशि का आवंटन किया गया है। तो यहाँ पर हमने देख लिया आरबीआई और राहत उपायों के अंतर्गत।
अब यहाँ पर देखिए कुछ वैधानिक और अनुपालन संबंधी ढील दी गई है। किन किन क्षेत्रों में यहाँ पर छूट दी गई है, जैसे आयकर रिटर्न और जीएसटी रिटर्न को 30 जून तक बढ़ा दिया गया, कस्टम क्लियरेंस को भी 30 जून तक बढ़ा दिया गया, डेबिट कार्ड धारकों को जो भी एटीएम से राशि निकालने के लिए 3 महीने तक निःशुल्क कर दिया गया है, मोटर वाहन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए भुगतान 15 मई 2020 से पहले की इजाज़त दे दी गई है। साथ ही अनिवार्य बोर्ड की जो बैठकें थी वो 60 दिन यानी 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ई वोटिंग सरलीकृत वोटिंग सुविधा के साथ साथ अधारण सामान्य बैठक की भी इजाज़त दे दी गई है। तो ये कुछ आपकी बैठक, रिटर्न, कैर, टैक्स छूट, एटीएम जैसी सुविधाओं के निःशुल्क जैसी यहाँ पर आपको कुछ छूट दे दी गई हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर थोड़ा सा, इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक के यहाँ पर के द्वारा उठाए गए कदमों को देखते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं, जैसे कि सीआरआर में कटौती के परिणामस्वरूप 1,37,000 करोड़ रुपए की यहाँ पर बढ़ोतरी होगी। सीआरआर जो कि कैश रिजर्व के रूप में वहाँ पर रखा जाता है, उसमें सरकार ने कटौती कर दी है, 4% से घटा दिया है, 3% कर दिया। तो वहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो आपको अतिरिक्त राशि मिल गई है, नगद राशि मिल गई है, जिसको वो भुगतान आपको मार्केट में डाल देंगे। तो अच्छी खासी यहाँ पर कह सकते हैं कि पैसा मार्केट में आ जाएगा। इसके बाद कॉर्पोरेट बॉन्ड, वाणिज्यिक पत्र, गैर परिवर्तनीय डिबेंचर्स में नए निवेशकों के लिए 1,50,000 करोड़ रुपए का लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन यहाँ पर दिया गया है, TLTRO। ठीक है, कि यहाँ पर आपको लंबे समय के लिए किसी को यदि ऋण या उधारी चाहिए होगी, किसके अंतर्गत, किन चीज़ों के लिए, कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश करने के लिए, वाणिज्यिक पत्र में निवेश करने के लिए या परिवर्तनीय डिबेंचर्स में निवेश करने के लिए, तो उसके लिए कितना आपको यहाँ पर TLTRO के तहत आपको छूट दे दी गई है। और यहाँ पर आपको कितना लक्ष्य रखा गया है इसके अंतर्गत निवेश की, 1,50,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य यहाँ पर निर्धारित किया गया है TLTRO के अंतर्गत निवेश के माध्यम से। दूसरा यहाँ पर देखिए, निवेश ग्रेड के बॉन्ड, वाणिज्यिक पत्र, NBFC तथा MFI के गैर परिवर्तनीय बॉन्ड में निवेश के लिए 50,000 करोड़ रुपए के TLTRO यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। तो यहाँ पर TLTRO के अंतर्गत यहाँ पर आपको सरकार ने कुछ लक्ष्य रखे हैं, तो उनको ध्यान रखिएगा। किसके लिए हैं, सभी बॉन्ड प्रपत्र NBFCs के लिए हैं। तो ये NBFC और MFI के लिए यहाँ पर 50,000 करोड़ है, जबकि निवेश ग्रेड के आपके कॉर्पोरेट जो बॉन्ड हैं, वाणिज्यिक पत्र हैं, गैर परिवर्तनीय, उनके लिए 1,50,000 करोड़ का लक्ष्य है। तो ये दोनों लक्ष्य आपको ध्यान रखना है, किसके लिए कितना निर्धारित किया गया है और किसके अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इसका फुल फॉर्म भी यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन। इसके अतिरिक्त सीमांत स्थायी सुविधा, जिसे हम MSF के अंतर्गत ओवरनाइट अर्थात रात भर के लिए जो भी वहाँ पर आप लोन या सुविधा लेते हैं कि हमें कल में आपका पैसा बैंक होता है समटाइम कि बैंक के पास अचानक से मुद्रा की कमी पड़ती है, तो किसी दूसरे से वो बैंक ऋण के रूप में वहाँ पर लेता है, जिसे ओवरनाइट ड्राफ्ट की सुविधा कहते हैं। तो ऐसी उधारी के लिए यहाँ पर सीमांत स्थायी सुविधा के अंतर्गत ओवरनाइट उधारी के लिए बैंकों की सीमा में बढ़ोतरी, बैंकिंग प्रणाली में घटी, MSF दर पर 1,37,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त तरलता आएगी। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ यहाँ पर छूट प्रदान कर दी गई है, सीमाओं में बढ़ोतरी कर दी गई है। और ऐसी स्थिति के कारण भी आप देखें तो यहाँ पर आपको 1,37,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त तरलता यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो ये तो RBI के द्वारा कुछ उपाय हो गए। कुछ और उपाय हैं यहाँ पर RBI के द्वारा ही किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर बैंकिंग का सिस्टम इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए इससे भी कई तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन कई तरीके के पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि आपको SLR, MSF, CRR क्या होता है, या सम टाइम यहाँ पर कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत सरकार के द्वारा क्या छूट प्रदान की गई है, तो या फिर रिजर्व बैंक के द्वारा क्या छूट प्रदान की गई है। इसलिए यहाँ पर दोनों ही चीज़ों को आपको ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा उठाए गए अन्य कदमों में नाबार्ड, सिडबी, NHB को नीतिगत रेपो दर पर कुल 50,000 करोड़ रुपए की कुल धनराशि के लिए विशेष पुनर्वित्त सुविधाओं की भी घोषणा की गई है। ठीक है, कितना, 50,000 करोड़ रुपए, किसके अंतर्गत, नीतिगत रेपो दर के तहत। यहाँ पर किसको, नाबार्ड, सिडबी और NHB को। कैसी घोषणा, विशेष पुनर्वित्त सुविधाओं की घोषणा है।
नेक्स्ट देखते हैं, तरलता के भारी दबाव को खत्म करने के लिए म्यूचुअल फंडों को यहाँ पर 50,000 करोड़ रुपए की विशेष तरल सुविधा यहाँ पर शुरू किए जाने की घोषणा भी की गई है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, म्यूचुअल फंड में पैसे अब कम डाल रहे हैं लोग, यहाँ पर पैसे की पूंजी की कमी आई है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर उस तरलता को भी बढ़ाए रखने के लिए, होने वाले नुकसानों से बचाने के लिए भी यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स को 50,000 करोड़ रुपए की यहाँ पर सुविधा यहाँ पर MSSLF के अंतर्गत यहाँ पर विशेष तरलता सुविधा दी गई है। इसके अतिरिक्त सभी सावधि कर्जों के संबंध में कार्यकारी पूंजी सुविधाओं पर किस्तों और ब्याज के भुगतान पर यहाँ पर 3 महीने की मोहलत दे दी गई है। जो भी आपने यहाँ पर पूंजी लेकर गए, जो भी आपने यहाँ पर यहाँ पर आपने ऋण लिया है, उस पर यहाँ पर RBI के द्वारा 3 महीने की छूट भी प्रदान कर दी गई है। मार्जिन में कमी के द्वारा कार्यकारी पूंजी के वित्त पोषण को आसान बनाया गया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको NBFC कंपनियों के द्वारा रियल एस्टेट को दिए गए कर्जों के लिए वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ करने की तारीख के विस्तार के लिए 1 साल का अतिरिक्त समय। ठीक है, कि जो भी यहाँ पर NBFC कंपनियां हैं जिनके द्वारा रियल एस्टेट के क्षेत्र को दिए गए कर्जों के वाणिज्यिक संचालन अर्थात उनको वापस पाने की घटना को प्रारंभ करना है और किस तरीके से वापस लेकर आना है, उसके लिए क्या काम करना है, किस तरह का विस्तार करना है, उसमें भी यहाँ पर 1 साल का अतिरिक्त समय RBI के द्वारा दे दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए MSME के सहित विभिन्न व्यवसायों के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। जैसे कि MSME के सहित विभिन्न उपक्रमों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के गिरवी मुक्त स्वचालित ऑटोमेटिक कर्ज। तो ऑटोमेटिक कर्ज कितना है, 3 लाख करोड़ रुपए का ऑटोमेटिक कर्ज मिलेगा। इसके अतिरिक्त 20,000 करोड़ रुपए का अप्रधान कर्ज मिलेगा। 50,000 करोड़ रुपए की पूंजी की उपलब्धता यहाँ पर फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से मिलेगी। कितना, फंड ऑफ फंड्स के अंतर्गत 50,000 करोड़ रुपए की सुविधा है। साथ ही MSME की नई परिभाषा बदली गई, क्या है अभी हम उसको भी देखेंगे। इसके अतिरिक्त 200 करोड़ रुपए तक के कार्यों के लिए अब वैश्विक निविदा जारी की जाएगी। ठीक है, 200 करोड़ के लिए नई वैश्विक निविदा यहाँ पर जारी की जाएगी, ताकि वहाँ पर निविदा होता है टेंडर जिसे हम जारी करना कहते हैं, तो टेंडर के माध्यम से 200 करोड़ रुपए तक की यहाँ पर राशि हम प्राप्त करने की प्रक्रिया होगी। और अन्य उपायों में अगर हम देखें तो उपक्रमों और कर्मचारियों हेतु 3 महीने के लिए 2500 करोड़ रुपए के EPF संबंधी सहायता। कितनी, 3 महीने के लिए 2500 करोड़ की EPF संबंधी सहायता। उपक्रमों कर्मचारियों के लिए EPF अंशदान में 3 महीने के लिए यहाँ पर 6,750 करोड़ रुपए की कमी। NBFC और साथ ही यहाँ पर HCMFI के लिए 30,000 करोड़ रुपए की तरलता। तो NBFC और HC साथ ही MFI के लिए 30,000 करोड़। NBFC के लिए यहाँ पर देखिए अलग से आपको 45,000 करोड़ रुपए की आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना प्रारंभ की गई है। कितना, 45,000 करोड़ आंशिक गारंटी क्रेडिट योजना 2.0 NBFC के लिए जारी की गई है। साथ ही डिस्कॉम के लिए 90,000 करोड़ रुपए की तरलता उपलब्ध कराई गई है। ठेकेदारों को राहत दी गई है। रेरा के अंतर्गत रियल एस्टेट परियोजनाओं की पंजीकरण और समापन तिथि में भी विस्तार किया गया है। TDS और TCS में कटौती के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए की तरलता आएगी। प्रत्यक्ष कर से संबंधित और प्रत्यक्ष कर से संबंधित यहाँ पर उपाय भी आपको काफ़ी सारे किए गए हैं। तो ये तो यहाँ पर MSME सहित विभिन्न व्यवसायों में सरकार के द्वारा कुछ कर्जों में की या फिर किसी प्रकार की छूट यहाँ पर दी गई है, कर्ज में कटौती की गई है, या फिर आपको कुछ समय दे दिया गया है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और क्या है, MSME सहित उपक्रमों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की गिरवी मुक्त स्वचालन कर्ज। तो यहाँ पर देखिए किस किस के तहत आपको दिया जाएगा। तो कोविड-19 के जो व्यवसाय के कारण यहाँ पर समस्या आई है आपको कच्चे माल को खरीदने को लेकर, कारोबार को फैलाने को लेकर, तो उसके लिए यहाँ पर अतिरिक्त बल की यहाँ पर जो भी आवश्यकता पड़ती है। साथ ही यहाँ पर बैंकों और NBFC उपक्रमों को यहाँ पर ये कहा गया है कि आप इसका MSME सेक्टर को 29/2/2020 तक 20% के बराबर आपात कर्ज की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। तो यहाँ पर फिलहाल ऐसी कोई स्थिति देखने को मिलती है नहीं। इसके अलावा 25 करोड़ रुपए तक के कर्जदार और 100 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले इसके पात्र होंगे। किसके अंतर्गत, यहाँ पर MSME सेक्टर के तहत मुक्त स्वचालित कर्ज MSME सेक्टर के तहत प्राप्त करने के लिए आपको लिए क्या क्या यहाँ पर कह सकते हैं मानक हैं। मानक क्या है, 25 करोड़ रुपए तक कर्जदार और 100 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले ही इसके पात्र होंगे। 4 साल की अवधि वाले कर्ज पर मूलधन के भुगतान पर 12 महीने की मोहलत। ब्याज दरों में कमी की गई है। मूलधन और ब्याज पर बैंकों की NBFC को 100% क्रेडिट गारंटी मिलेगा और 31 अक्टूबर 2020 तक यहाँ पर मिल सकता है ये सारी योजना का लाभ। कोई गारंटी शुल्क नहीं, कुछ यहाँ पर गिरवी नहीं रखने की जरूरत है। साथ ही 45 लाख इकाइयाँ व्यावसायिक गतिविधियाँ शुरू कर सकती हैं और नौकरियाँ यहाँ पर मिल सकती हैं।
तो यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं हुआ क्या है। देखिए, इसमें एक एमएसएमई सहित उपक्रमों के लिए 3 लाख करोड़ की एक गिरवी मुक्त योजना है। अर्थात एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत यानी जो व्यवसाय हैं इसके तहत कार्य करते हैं, यदि उनको किसी प्रकार का लोन प्राप्त करना है और लोन प्राप्त करने के लिए वहाँ पर उनको किसी प्रकार का गिरवी कुछ नहीं रखना है और स्वचालित ऑटोमेटिक रूट से उनको ऋण प्राप्त हो जाए, तो इसके लिए सरकार ने प्रक्रियाओं को आसान बनाया है। आसान किन किन चीज़ों के लिए रहेगा? आपको जो भी यहाँ पर एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत हैं उनकी आवश्यकताएं हैं, कच्चा माल खरीदना है, कारोबार शुरू करना है, उसके लिए इनको मिलेगा किसके माध्यम से? बैंकों के द्वारा और एनबीएफसी के द्वारा मिलेगा। किस तरीके की यहाँ पर सुविधा मिल जाएगी इनको? किस लोगों को मिल जाएगा? 25 करोड़ रुपए के जो कर्जदार हैं या फिर 100 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वालों को मिलेगा। और 4 साल की अवधि तक के लिए यहाँ पर कर्ज पर मूलधन के भुगतान पर 12 महीने की मोहलत है। ठीक है, कि आपको 4 साल की अवधि तक यहाँ पर कर्ज पर और मूलधन के भुगतान पर 12 महीने की यहाँ पर आपको छूट दी गई है कि आपको वहाँ पर कोई छूट, यहाँ पर कोई टैक्स या कोई ब्याज आपको इस पर नहीं लगेगा और जो भी मूलधन है वो भी आपको 4 साल में बाद वापस करने हैं। ब्याज दरों में यहाँ पर कमी कर दी गई है, सस्ते दर पर आपको लोन उपलब्ध कराया जाएगा। मूलधन और ब्याज पर बैंकों और एनबीएफसी को 100% क्रेडिट गारंटी दी गई है कि मान लीजिए यदि वो नहीं लौटा पाते हैं, उनको कोई नुकसान हो जाता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो वहाँ पर बैंकों को नुकसान से बचाने के लिए वहाँ पर 100% यहाँ पर क्रेडिट गारंटी दी गई है। साथ ही 31 अक्टूबर 2020 तक ये सारी योजनाओं के इनको लाभ मिलने की बात कही गई कि मिल जानी चाहिए, जिसके लिए उनको कोई गारंटी शुल्क नहीं लेना है, कुछ गिरवी नहीं रखने की ज़रूरत है। और कितनी इकाइयां इसके कह सकते हैं कि यहाँ पर लाभ मिलेगा? तो 45 लाख इकाइयां व्यवसायिक गतिविधियाँ इसमें शुरू कर सकती हैं। इसके बाद अगला है यहाँ पर संकट में फंसे एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपए के अप्रधान कर्ज अर्थात सब ऑर्डिनेट कर्ज। यहाँ पर किसको मिलेगा? इसमें देखिए, सबऑर्डिनेट कर्ज में कितना मिलेगा? 20,000 करोड़ मिलेगा। साथ ही यहाँ पर 2 लाख एमएसएमई को लाभ मिलने के अर्थात 2 लाख आपके छोटे मध्यम और लघु उद्योग क्षेत्र में काम करने वाले उद्योगों को इसमें लाभ मिलेगा। पात्रता को लेकर यहाँ पर बात की गई, जिनके खाते में एनपीए हो गए हैं या जिन पर भारी कर्ज का बोझ होगा उनको मिलेगा। जिनके खाते एनपीए हो गए हैं या जिन पर भारी कर्ज का बोझ होगा उनको मिलेगा। इसके अतिरिक्त सरकार यहाँ पर सीजीटीएसएसई को 4,000 करोड़ रुपए का समर्थन उपलब्ध कराएगी। किसको? सीजीटीएसएसई को 4,000 करोड़ का समर्थन। बैंकों को आंशिक क्रेडिट गारंटी का समर्थन और बैंकों द्वारा एमएसएमई के प्रवर्तकों को कर्ज दिया जाएगा, जिस धनराशि को प्रवर्तकों द्वारा इक्विटी के रूप में इकाई में लगाया जाएगा। तो अंशधारिता के रूप में अर्थात बैंकों से पैसा एमएसएमई के प्रबंधक लेकर आएंगे और फिर उसे कहीं ना कहीं वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे अंश के रूप में, अंश इक्विटी के रूप में। तो ये जो 20,000 करोड़ रुपए है वो यहाँ पर एमएसएमई सेक्टर को यहाँ पर वितरित किया जाएगा। उसके लिए सीजीटीएसआई जैसी संस्थाएं जो यहाँ पर इसका समर्थन करेगी। एनपीए और भारी बोझ कर्ज का जो बोझ है उनको मिलेगा लाभ। इसके अंतर्गत ऐसे कम से कम 2 लाख लोगों को इसके अंतर्गत लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा एक और बात इसमें कही गई है, फंड ऑफ फंड्स क्या है? तो फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से यहाँ पर 50,000 करोड़ रुपए की पूंजी की व्यवसाय की बात की गई है, जिसमें क्या बोला गया है कि पूंजी की भारी कमी से जूझ रहे जो एमएसएमई है उनको 10,000 करोड़ रुपए के कोष के फंड ऑफ फंड्स की स्थापना। साथ ही कितना? 10,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ फंड ऑफ फंड्स की यहाँ पर सुविधा, विकास की संभावना और व्यवहार्यता के साथ एमएसएमई के लिए पूंजी वित्त पोषण उपलब्ध कराया जाएगा। किसके लिए? विकास की संभावना और व्यवहार्यता के साथ एमएसएमई सेक्टर को। साथ ही एक समग्र फंड और कुछ सहायक फंड्स के माध्यम से एफओएफ का परिचालन किया जाएगा अर्थात फंड्स ऑफ फंड्स का परिचालन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त फंड के स्वरूप में से सहायक फंड के स्तर पर 50,000 करोड़ रुपए के फंड के इस्तेमाल की सहायता मिलेगी अर्थात सबऑर्डिनेट के रूप में वहाँ पर 50,000 करोड़ का यहाँ पर फंड की सहायता मिलेगी। एमएसएमई के शेयर बाजार को के मुख्य बोर्ड में सूचीबद्धता कराने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। अब यहाँ पर बोला गया कि एमएसएमई की जो नई परिभाषा यहाँ पर ली गई है, तो हम सीधे नई परिभाषा देख लेते हैं, बाकी उसी के बारे में बातें की गई हैं। तो देखिए जो ये परिभाषा है वो ऐसी है। हम यहाँ पर बात करें कि जो मानदंड थे वहाँ पर क्या परिवर्तन किए गए। देखिए विनिर्माण उद्योग के लिए और सेवा उद्यम के लिए मौजूदा एमएसएमई वर्गीकरण और यहाँ पर संशोधित एमएसएमई वर्गीकरण, ये पहले था और ये अब हो गया। देखिए पहले क्या था,
विनिर्माण उद्योग की बात करते हैं तो पहले क्या था, निवेश कितना था 25 लाख रुपए, किसमें, सूक्ष्म उद्योगों के लिए। अब कितना कर दिया गया, 1 करोड़। तो सूक्ष्म उद्योग में, विनिर्माण उद्योग में निवेश की सीमा 25 लाख से 1 करोड़ कर दी गई। लघु उद्योग में, विनिर्माण क्षेत्र में निवेश की सीमा 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दी गई। और मझोले उद्योगों में, विनिर्माण क्षेत्र में निवेश की सीमा 10 करोड़ से 20 करोड़ कर दी गई। तो इसमें 25 से 1 हो गया, इसमें 5 से 10 हो गया और इसमें 10 से 20 हो गया। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर आपको सेवा उद्योग में जो 10 लाख था उसको भी 1 करोड़ कर दिया गया, जो निवेश 2 करोड़ था उसको भी 10 करोड़ कर दिया गया, और मझोले उद्योग में ये 5 करोड़ था, इसे भी आपने 20 करोड़ कर दिया। साथ ही यहाँ पर इनको टर्नओवर की भी चीज़ें इसमें जोड़ दी गई हैं। टर्नओवर कितना कर दिया गया, 5 करोड़ सूक्ष्म उद्योग के 5 करोड़ से ज़्यादा, लघु करोड़ का 50 करोड़ से ज़्यादा, मझोले का 100 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर। तो हम अगर नई परिभाषा से समझें तो ऐसा कह सकते हैं कि नई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म उद्योग जो विनिर्माण और सेवाओं के क्षेत्र में हैं, ऐसे उद्योगों को कहा जाएगा जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा और निवेश 1 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा होगा। लघु उद्योग की निवेश सीमा 10,000 करोड़ रुपए और टर्नओवर 50,000 करोड़ रुपए होगा, चाहे वो लघु सेवा क्षेत्र में हो चाहे विनिर्माण क्षेत्र में हो। ठीक इसी तरीके से मझोले उद्योगों में काम करने वाले, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपकी निवेश सीमा जो है 20 करोड़ और आपकी टर्नओवर होगा 100 करोड़ से ज़्यादा। तो परिभाषा को ध्यान रखिएगा, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद 200 करोड़ रुपए तक के वैश्विक निविदाओं की अनुमति नहीं होगी। तो इसमें क्या होगा, अब 200 करोड़ वैश्विक निविदाओं की अनुमति नहीं होगी, अर्थात वहां पर वैश्विक ग्लोबल स्तर पर टेंडर जारी नहीं किए जाएंगे। जो भी होगा सरकारी खरीद निविदाओं में वैश्विक निविदाओं की अनुमति नहीं होगी, या आवश्यक इसमें संशोधन कर दिया गया है वित्तीय नियमों में, ताकि यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम बढ़ाया जा सके, मेक इन इंडिया को सहायता मिल सके। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि छोटे उद्योग में MSME सेक्टर को वहाँ पर संरक्षण प्रदान करने के लिए अब MSME सेक्टर में सिर्फ भारतीय कंपनियाँ और स्थानीय कंपनियाँ ही ओपन हो सकती हैं, विदेशी कंपनियां यहाँ ओपन नहीं हो सकती हैं, उनको वहाँ पर टेंडर जारी नहीं किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त MSME के लिए अन्य उपाय किए गए हैं, जैसे कि ई-मार्केट लिंकेज स्थापित किया गया है, जिसमें व्यापार मेले और प्रदर्शनियों के माध्यम से उनको ज़्यादा एक बाजार की व्यवस्था मिल सके, लोग ज़्यादा वहाँ पर उनकी पहुँच बन सके। साथ ही ई मार्केट प्लेस के द्वारा सृजित आंकड़ों का प्रयोग करते हुए लेन देन आधारित ऋण को बढ़ावा दिया जाए, अर्थात वहां पर ई मार्केटिंग और ई पेमेंट की सुविधा को बढ़ाया जा सके, जिसके माध्यम से वहां पर बिचौलियों दलालों की समस्या समाप्त हो जाए। सरकार और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ओर से MSME वेंडर्स के बकाये के निपटान पर सरकार लगातार नज़र रख रही है, कि ऐसा ना हो कि सरकार ने कोई काम कराया हो MSME सेक्टर में और वहां पर उनको पैसे आवंटित नहीं किए जा रहे हैं सही समय पर, तो वहां पर इस पर भी वहां पर नज़र रखी जाएगी। सरकार केंद्रीय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ओर से MSME के प्राप्तियों को 45 दिनों के भीतर जारी करेगा, कि जो भी पैसा है, जो भी इन्होंने काम किया है, उसका जो भी वेतन बनता है, जो भी पैसा बनता है, वो 45 दिन के अंदर इनको उपलब्ध करा दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रतिष्ठानों और कामगारों को 3 महीने के लिए 2500 करोड़ रुपए की EPF सहायता दी गई है। किसको किसको, प्रतिष्ठानों और कामगारों दोनों को यहाँ पर 3 महीने के लिए 2500 करोड़ की EPF सहायता। तो काम पर लौटने पर कारोबार पर वित्तीय दबाव बरकरार रहेगा, ताकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत प्राप्त प्रतिष्ठानों के EPF खातों में नियोक्ताओं के द्वारा 12%, कर्मचारी के 12% का अनुदान का भुगतान किया जाएगा। अर्थात जो भी यहाँ पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बना है, उसमें उसके जो भी पात्र होंगे, उस पात्र को जो पैसा उसके EPF खाते में पड़ेगा, उसका 12% वहाँ पर कंपनी का नियोक्ता डालेगा और 12% कर्मचारी का जो वेतन बनता होगा उसमें से कटकर पड़ेगा। साथ ही हम प्रावधान जो है पहले वेतन अर्थात मार्च, अप्रैल और मई, पहले 3 महीने, अर्थात कौन से 3 महीने लागू होंगे, तो मार्च, अप्रैल और मई के लिए यह प्रावधान लागू किया जाएगा। इसके बाद अगले 3 महीने वेतन में जून, जुलाई और अगस्त 2020 तक बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर पूरा 6 महीने का काम है, पहले 3 महीने और फिर 3 महीने। पहले 3 महीने मार्च, अप्रैल, मई का है और दूसरा 3 महीना जून, जुलाई और अगस्त तक का है। इसमें कितने लोग कवर कर रहे हैं, तो 3.67 लाख प्रतिष्ठान और 72.22 लाख कर्मचारी इसके अंतर्गत कवर हो रहे हैं और 2500 करोड़ रुपए की नकदी राहत उपलब्ध होगी। तो क्या क्या कितने कवर हो रहे हैं, 3.67 लाख प्रतिष्ठान और 7.22 लाख कर्मचारी यहाँ पर इसके अंतर्गत कवर हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त
और क्या है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कंपनियों और कामगारों के लिए 3 महीने तक का ईपीएफ अंशदान घटा दिया गया है। ठीक है, कितना कर दिया गया है, 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है। बस इतना ही यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बाकी वहाँ पर उसकी जानकारी वही दी गई। ईपीएफ के प्रतिष्ठान, नियोक्ता, कर्मचारी, वैधानिक पीएफ फंड, तो यहाँ पर जो आपको 12% ईपीएफ फंड मिल रहा था वो कितना कर दिया गया, 10% कर दिया गया। तो इसके कारण आपको यहाँ पर जो भी आपका सीपीएसई है और राज्य के पीएसयू नियोक्ता योगदान है वो 12% देना जारी रखेंगे। इसके अतिरिक्त इस योजना में श्रमिकों के लिए भी लागू होगी जो बीएम गरीब कल्याण पैकेज और इसके विस्तार के तहत 24% ईपीएफ सहायता के पात्र नहीं है, जो कि हमने इसके पहले देखा 12% 24%। अगर जो कर्मचारी उसमें सम्मिलित नहीं है वो उनको इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। यहाँ पर 6.5 लाख प्रतिष्ठान और 4.3 करोड़ कर्मचारियों को इसके अंतर्गत राहत मिलेगा और 6,750 करोड़ रुपए की नकदी प्रवाह यहाँ पर इसके माध्यम से आएगी। तो पैसा कैसे आ रहा है वही ये बता रहे हैं कि क्या चीज़ें हम कम और ज़्यादा करके पैसा मार्केट में कैसे लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर ईपीएफ खाते के माध्यम से यहाँ पर कमी करके 6,750 करोड़ पैसा लेकर आएंगे। इसके अतिरिक्त एनबीएफसी, एचएफसी, एमएफआई के 30,000 करोड़ रुपए की विशेष नकदी प्रवाह योजना, इसमें क्या किया गया है कि यहाँ पर ऋण बाजारों से रकम जुटाए जाने में परेशानी हो रही थी, तो सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए की विशेष नकदी प्रवाह योजना चालू की है, जिसमें करना क्या है कि एनबीएफसी, एचएफसी, एमएफआई के निवेश ग्रेड के ऋण पात्रों में प्राथमिक, द्वितीयक दोनों बाजार के लेन देन में निवेश किया जाएगा। तो यहाँ पर भारत सरकार का जो है कि नकदी प्रवाह को बनाए रखने के लिए निवेशिक प्रक्रियाओं को अपनाया जाए और वो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों बाजार में होना चाहिए। निवेश कहाँ कहाँ करना है उनका नाम इन्होंने बता दिया। नकदी प्रवाह बढ़ाने के लिए आपका आरबीआई और सरकार के द्वारा एक दूसरे उपाय दोनों साथ में मिलकर करेंगे। प्रतिभूतियों के लिए पूरी तरह भारत सरकार की गारंटी होगी। जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इस समय जारी की जा रही हैं तो वहाँ पर उसके संबंध जो भी पैसा बनेगा वो भारत सरकार पे करेगी। इसके अलावा एनबीएफसी, एचएफसी, एमएफआई म्यूचुअल फंड्स के लिए नकदी प्रवाह सुनिश्चित करने और बाजार में विश्वास पैदा इसके माध्यम से किया जाएगा। इसके बाद आता है एनबीएफसी के लिए 45,000 करोड़ रुपए के अंश क्रेडिट गारंटी योजना 2.0 लेकर आया गया है। इसमें क्या करेंगे कि जो भी यहाँ पर कम जो पैसा यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो रहा है एनबीएफसी, एचएफसी, एमएफआई को यहाँ पर या व्यक्तियों को नए ऋण देने के लिए नकदी प्रवाह की आवश्यकता होती है इनको, जो कि यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो किस तरीके से जारी किया जाए, कैसे यहाँ पर लेकर आया जाए। तो यहाँ पर आपको जो भी उपक्रम के बॉन्ड हैं, बैलेंस शीट है और वहाँ पर निर्गम उधारी है, कवर कैसे किया जाए। तो यहाँ पर 20% का नुकसान वहन गारंटर यानी भारत सरकार के द्वारा कर दिया जाएगा। बिना रेटिंग वाले पत्रों सहित किए गए सहित AA रेटिंग और इससे नीचे की रेटिंग वाले पत्र निवेश के लिए पात्र होंगे और योजना के परिणामस्वरूप 45 करोड़ रुपए का यहाँ पर नकदी प्रवाह होगा। सरकार क्या कर रही है कि एनबीएफसी के लिए 45,000 करोड़ के आंशिक क्रेडिट गारंटी लेकर आएगी, जिसमें भारत सरकार गवर्नमेंट अपने नाम की जो भी क्रेडिट गारंटी जारी की जाएंगी या एनबीएफसी के द्वारा जो भी आपकी गारंटी जारी की गई है, जो कि आपकी रेटिंग कैसी है उनकी, किसी का AA हो सकता है, किसी का A हो सकता है, तो उनके लिए वहाँ पर 20% जो भी होगा उसका गारंटर भारत सरकार खुद बन जाएगी, उनको वहाँ पर उपलब्ध करा देगी और इस माध्यम से यहाँ पर 45,000 करोड़ रुपए की उपलब्धता लेकर आएगी। डिस्कॉम के लिए यहाँ पर 90,000 करोड़। डिस्कॉम किस लिए था, विद्युत वितरण कंपनी है, आपको भी पता है। तो यहाँ पर लगातार मांग में गिरावट भी देखी जा रही है, अप्रत्याशित तौर पर नकदी प्रवाह की समस्या भी देखने को मिली है, उसमें गिरावट आई है और उनको यहाँ पर साथ ही बिजली उत्पादन पारेषण कंपनियों का बकाया वर्तमान कितना है, 94,000 करोड़ है और ऐसी स्थिति में डिस्कॉम को 90,000 रुपये की नकदी प्रवाह पीएफसी और REC के माध्यम से करने जा रहे हैं। तो जो भी इनका नुकसान है उसको यहाँ पर उसकी भरपाई कैसे करनी है, तो वहाँ पर पीएफसी और REC जारी की जाएगी और उसके माध्यम से 90,000 करोड़ इनको उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि राज्यों को जो भी ये गारंटी के साथ भुगतान डिस्कॉम, यहाँ पर कहने का मतलब है कि डिस्कॉम की देनदारियों को खत्म करने के लिए विशेष उद्देश्य के लिए राज्य की गारंटी के साथ उत्पादन कंपनियों को नए ऋण दिए जाएंगे। तो यहाँ पर ताकि कंपनियाँ लगातार उत्पादन करती रहें और इनकी देनदारियां भी खत्म हो जाएं, दोनों ही काम हो जाए, इसके लिए वो क्या कर रहे हैं कि राज्य को गारंटी देनी होगी और उस गारंटी के साथ ही वहां पर उनका ऋण उपलब्ध कराया जाए कि राज्य की गारंटी के नाम पर इन कंपनियों को, डिस्कॉम कंपनियों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। विशिष्ट गतिविधियों सुधारों के लिए लिंकेज है। कैसा लिंकेज है, उपभोक्ताओं के लिए डिस्कॉम द्वारा डिजिटल भुगतान की सुविधा
अब आपको बिजली का बिल पे करने के लिए वहाँ पर उनके ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आप बिजली का बिल पे कर सकते हैं। साथ ही राज्य सरकारों के बकायों का परिसमापन किया जाए। वित्तीय एवं परिचालन घाटे को कम करने की भी योजना इसके अंतर्गत बनाई जाएगी। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की उत्पादन कंपनियां डिस्कॉम को छूट देंगी, जिसका लाभ अंतिम भोक्ताओं को भी दिया जाएगा, जिसमें उद्योग भी शामिल होंगे। तो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की उत्पादन कंपनियां डिस्कॉम को भी छूट देंगी, जो भी, ताकि वहां पर इसका फ़ायदा सभी को मिल सके। यहाँ पर ठेकेदारों को भी राहत दी गई है। भैया पैसे इस समय किसी के पास नहीं है, तो सबको राहत देना है, तो वहाँ पर हर एक क्षेत्र को किस तरीके से भारत सरकार यहाँ पर लाभ दे रही है। तो ठेकेदार कैसे, ठेकेदार जो केंद्रीय एजेंसियों जैसे रेलवे है, सड़क है, राजमार्ग है, लोक निर्माण विभाग है, इनके द्वारा 6 महीने तक का एक्सटेंशन प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ठेकेदारों को बिना लागत यहाँ पर 6 महीने का जो भी लागत है उनको एक्सटेंशन प्रदान किया जाएगा। इसमें निर्माण कार्य और माल एवं सेवाओं के अनुबंध शामिल हैं। काम पूरा होने, मध्यवर्ती मील के पत्थर इत्यादि, पीपीपी के अनुबंध, रियायत अवधि का विस्तार जैसे दायित्व शामिल हैं। तो इसमें छूट के कई स्तर शामिल किए गए हैं, चाहे वो निर्माण कार्य हो, माल एवं सेवाओं के अनुबंध हो, काम पूरा होने की अवधि हो, मध्यवर्ती स्थितियां हों या फिर पीपीपी अनुबंध किए गए हों, तो सभी रियायतों को इसमें शामिल किया गया है। साथ ही सरकारी एजेंसियों को आंशिक रूप से बैंक गारंटियां जारी करेंगी जब तक अनुबंध आंशिक रूप से पूरे ना हो जाएं, तो नकदी प्रवाह को भी आसान बनाया जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो भी आपको टेंडर जारी किए गए थे और पूरे नहीं हो पा रहे हैं, पैसे फंसे हुए हैं, किसी न किसी कारण रोजगार लॉकडाउन के कारण स्थितियाँ खराब हुई हैं ठेकेदारों को भी, तो वहाँ पर भी उनको छूट प्रदान की जा रही है, उनको समय ज़्यादा दिया जा रहा है। साथ ही लोन की सुविधा को आसान बनाया जा रहा है, नकदी प्रवाह बढ़ाया जा रहा है, तो इस माध्यम से ठेकेदारों को भी राहत दिया गया है। रेरा के अंतर्गत रियल एस्टेट परियोजनाओं के पंजीकरण और समापन तिथि का विस्तार कर दिया गया। ठीक है, कब तक कर दिया गया? यहाँ पर पंजीकरण को पूर्णता तिथि का स्वतः संज्ञान लेते हुए बिना व्यक्तिगत आवेदन के उन सभी पंजीकृत परियोजनाओं के लिए 6 महीने तक बढ़ाए गए हैं जिनकी समय सीमा 25 मार्च थी। तो रेरा के अंतर्गत जो भी रियल एस्टेट कंपनियां थी उनके समय सीमा का जो भी समय समाप्त हो रहा था, उन्हें 25 मार्च की जो समय सीमा थी उसके बाद 6 महीने बढ़ा दिया गया है। तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक का यहाँ पर सितंबर तक की समय सीमा इनको दे दी गई है। साथ ही ज़रूरत पड़ने पर नियामक प्राधिकारी 3 महीने और भी बढ़ा सकता है, सितंबर के बाद भी इनको छूट मिल सकती है। इसके अलावा संशोधित समय सीमा के साथ स्वचालित रूप से ताज़ा परियोजना पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। क्या किसको मिला है, किसको नहीं मिला है, उसके लिए आपको प्रमाण पत्र होगा जिसको आप दिखाकर हाँ कि हमें छूट मिली हुई है, वो भी आपके पास होना चाहिए। साथ ही रेरा के तहत समांतर रूप से विभिन्न प्रतिमा अनुपालनों के लिए समय सीमा को बढ़ाया गया है और रियल एस्टेट डेवलपर्स का तनाव दूर करेंगे, परियोजनाओं का समापन सुनिश्चित करेंगे, घर खरीद। तो एक तरीके से कहा जाए कि इस तरीके की छूट जो प्रदान की गई है, तो इससे डेवलपर्स जो होंगे वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं ज़्यादा रुचि लेंगे काम करने को लेकर, उसको बेहतर करने को लेकर, और यहाँ पर जो लोगों को घर खरीदना है उनको भी सही मूल्य पर वो उपलब्ध सुनिश्चित होंगे। बहुत पैसा ज़्यादा लग गया तो फिर वो महंगे दामों पर उसे बेचते हैं, तो ऐसी स्थिति भी नहीं होगी। तो यहाँ पर सारी चीज़ों के एक मांग पूर्ति का बेहतर सामंजस्य भी इससे बनेगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखें तो टीडीएस और टीसीएस दर में कमी के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए की तरलता लाने की बात कही है। तो टीडीएस की दरों में और निर्दिष्ट पार्टियों के स्रोत में कर संग्रहित अर्थात टीसीएस की दरों में मौजूदा दरों की तुलना 25% कमी की जाएगी। तो इतना ध्यान रखिएगा, टीडीएस और टीसीएस की जो वर्तमान दर थी उसमें वो 25% की कमी करेंगे और उसके माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए लेकर आएंगे। देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। अनुबंध, पेशेवर शुल्क, ब्याज, किराया, लाभांश, कमीशन, दलाली आदि के लिए जो भुगतान टीडीएस की इस घटी हुई दर के लिए पात्र होंगे। तो टीडीएस के अंतर्गत क्या क्या आपका आता है? अनुबंध, पेशेवर शुल्क, ब्याज, किराया, लाभांश, कमीशन, दलाली। ये कमी कब के लिए है? 2020 और 21 के वित्त वर्ष के शेष भाग के लिए, यानी 31 मार्च 2021 तक के लिए लागू रहेगी। कितना मिलेगा इससे? 50,000 करोड़ रुपए। इसके अलावा आप यहाँ पर प्रत्यक्ष कर उपाय किए गए हैं। क्या क्या किए गए हैं? चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है, चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, गैर कॉरपोरेट व्यवसाय हैं और पेशा है, प्रोपराइटरशिप है, साझेदारी है, एलएलपी है, सहकारी समितियां शामिल हैं
और इनके सभी जो लंबित रिफंड हैं वो तुरंत जारी किए जाएंगे। तो यहाँ पर ये सभी जो ट्रस्ट संस्थाएं हैं, इनके जो भी फंड यहाँ पर लंबित हैं, अभी तक इनको उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, वो इनको यहाँ पर उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही यहाँ पर एक बात और यहाँ पर जारी की गई कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सभी आयकर जो रिटर्न की अंतिम तिथि वो 31 जुलाई और 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर और टैक्स ऑडिट की अंतिम तिथि 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई है। तो कहने का मतलब डेट बढ़ा दी गई है। ये आपको जानकारी यहाँ पर रखने की बेसिकली ज़रूरत नहीं है, एग्जाम के परिदृश्य से नहीं आएगा, ये अभी आपातकालीन स्थिति है, इसलिए इतना आपको जानकारी रखने की ज़रूरत नहीं है। आप और प्रत्यक्ष कर में यहाँ पर आकलन की जो तिथियाँ हैं वो भी यहाँ पर बढ़ाई घटाई गई हैं, ये भी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये स्कीम जान लीजिए, अतिरिक्त राशि के बिना भुगतान करने के लिए विवाद से विश्वास योजना की अवधि को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। तो विवाद से विश्वास योजना ऐसी है कि आप जो भी यहाँ पर भुगतान करते हैं, जो भी आप टैक्स के रूप में पे कर रहे हैं, यदि आप यहाँ पर आपका जो निपटारा करना है, निपटारा त्वरित गति से होनी चाहिए और उसका सही समय पे आपको रिटर्न मिल जाना चाहिए। इस स्कीम को उन्होंने विवाद से विश्वास योजना की बोला है और इसकी भी अवधि कब तक बढ़ा दी गई है? 31 दिसंबर 2020 तक। तो इस तरीके से यहाँ पर ये टॉपिक आपका खत्म होता है। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को हमने पार्ट 1 को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, सभी फैक्ट को हमने देख लिया है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर जो भी डाटा है उनके मेन पॉइंट्स, यहाँ पर जो हाईलाइटेड ब्लैक पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन कर लेंगे तो वहाँ पर आपका पूरा पॉइंट मेन पॉइंट आपको मिल जाएंगे और वही आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एमएसएमई सेक्टर को लेकर, गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर, आरबीआई के द्वारा कुछ छूट प्रदान करने को लेकर, अलग क्षेत्रों में राहत जो दी गई है। तो यहाँ पर हमने पहले चरण के यहाँ पर घोषणाओं को देख लिया है आत्मनिर्भर भारत के तहत कि वो किस तरीके से यहाँ पर बाजार में निवेशिक स्थितियों को बढ़ावा देने जा रहे हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम दूसरे चरण से संबंधित यहाँ पर जो घोषणाएं की गई हैं और उसका अर्थव्यवस्था पर किस तरीके से वहाँ पर तरलता को बढ़ाना है, पैसे कैसे लेकर आने हैं और किन क्षेत्रों को लाभ मिलेगा उसको देखेंगे। इसी तरीके से हम 5 चरणों को देखेंगे और उसके बाद पूरे का यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत का मूल्यांकन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको यहाँ पर पसंद आया होगा। जैसा मैंने कहा, इसका रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा और इनके मेन पॉइंट्स के अलग से नोट्स बना लीजिएगा। जो भी यहाँ पर ब्लैक पॉइंटेड हैं उनको सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो कि हाल फिलहाल आयकर, टैक्स, रिटर्न, छूट इत्यादि के जो इस साल के लिए उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो योजनाएँ हैं, विस्तार है, राहत है, तो उनको वहाँ पर ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।